Good morning, students. So in this lecture we are going to discuss about the types of molecular energies and Born-Oppenheimer approximation. तो Born-Oppenheimer approximation का स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसकी जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में जो टर्म्स यूज़ होनी है हम पहले उनको समझ लेते हैं। तो उसमें एक हम चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी किस वजह से हमें मिलती है? ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन? ए स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी भी रिजिड बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक डेफिनेशन इसकी ये है। नंबर 2 डेफिनेशन इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इस मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशनल एनर्जी। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस ट्रांसलेशनल मोशन इज दैट इज बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, दैट कम्स अंडर ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? Rotational energy is due to the motion of a molecule about an axis perpendicular to the internuclear axis, ठीक है। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मोशन कंसीडर करते हैं अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ दैट मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे एक बॉडी है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे और इसका ये पॉइंट हमने फिक्स रख दिया, ठीक है, इसका हमने एक पॉइंट फिक्स रख दिया और इसके अबाउट हम उसको रोटेट करेंगे तो वो इस तरह से रोटेट होगा। तो इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोल देते हैं? रोटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। नाउ वाइब्रेशनल एनर्जी इज ड्यू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूल विदाउट एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज किए बिना जो उस मॉलिक्यूल का टू एंड फ्रो मोशन होता है उसकी वजह से उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और उस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी। नंबर 4 इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स टू हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं तो उस तरह के ट्रांजिशन को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उस ट्रांजिशन की वजह से, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज के सम को हम क्या बोल देते हैं? टोटल एनर्जी। नाउ द ट्रांसलेशनल एनर्जी इज नेग्लिजिबली स्मॉल। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, हैंस बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कैन बी रिटन एज, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है। तो बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू ER प्लस EV प्लस EE, दैट इज रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के सम, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम ये बोल देते हैं बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, दैट इज टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ट्रांसलेशनल एनर्जी बहुत ही स्मॉल होती है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इज द विड्थ एंड इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब हम विड्थ और इंटेंसिटीज़ की बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन की, तो इसकी टू स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं उसकी दो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने हैं, दैट इज़ हाउ शार्प और ब्रॉड इज़ द लाइन, कि कोई भी लाइन कितनी शार्प और ब्रॉड होगी, दिस इज़ डिसाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द लाइन, वो किससे डिसाइड होती है, उसकी विड्थ से। हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक इज़ द लाइन, कितनी स्ट्रॉन्ग और वीक होगी वो लाइन, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ द लाइन। ठीक है, तो उसकी जो ब्रॉडनेस है वो विड्थ को डिसाइड करती है और जो उसकी इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग और वीक लाइन से आती है। जैसे हम इसकी बात करते हैं, नाउ दिस इज़ एब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रिक्वेंसी। अब अगर हम इस लाइन को देखें तो ये क्या है, एक शार्प स्पेक्ट्रल लाइन है, और अगर हम इस लाइन को देखें तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी एक पर्टिकुलर विड्थ है। ठीक है, तो अब ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे दे रही है हमें लाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे ये ग्राफ और एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस सेपरेट्स ओवर अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो ये सेपरेट कर रहा है ओवर अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो ए स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग विड्थ, नाउ विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, अगर हम विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें, विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, उसमें एक हमारे पास है डॉपलर ब्रॉडनिंग और एक हमारे पास है लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। नाउ डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होता है, डॉपलर ब्रॉडनिंग अकर्स ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर ब्रॉडनिंग को समझने से पहले हमें डॉपलर इफेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम किसी गैसीय सैंपल की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड चेंज होती रहती है व्हेन द मॉलिक्यूल इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और द ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल में, किसी गैसियस सैंपल में कोई मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग कि जो ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है वो उससे दूर जा रहा है या उसके पास आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें दो केसेस लेके चलते हैं। नाउ दिस इज केस वन। केस वन के अंडर क्या होता है, इफ़ ए मॉलिक्यूल इमिटिंग फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर कोई मॉलिक्यूल है वो फ्रीक्वेंसी न्यू एमिट करता है, इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विद द वेलोसिटी वी। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है वो फ्रीक्वेंसी न्यू एमिट करता है, अगर कोई मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंसी न्यू एमिट करता है और वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, जिस ऑब्जर्वर की खुद की वेलोसिटी v है, तो जो ऑब्जर्वर है उसको उस मॉलिक्यूल की जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिखेगी, नई फ्रीक्वेंसी दिखेगी, उसको ओरिजिनल न्यू नहीं दिखेगी, नई फ्रीक्वेंसी दिखेगी, एंड दैट इज़ न्यू डैश, एंड दैट इज़ न्यू डैश। ठीक है, now nu dash is equal to nu by 1 plus v by c. Now c is the velocity of light, v is the velocity of observer, nu is the original frequency of radiation, and nu dash is the frequency of radiation that is observed by the observer, ठीक है, due to its motion। ठीक है, ये कौन सा केस था कि जब जो मॉलिक्यूल है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, व्हेन द मॉलिक्यूल इज गेटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो यहाँ ध्यान रख लेना यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल है वो ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, जब मॉलिक्यूल, इफ़ द मॉलिक्यूल अप्रोचेज द ऑब्जर्वर, अगर मॉलिक्यूल ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, देन इट अपीयर्स टू एमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट कर रहा है, दैट इज़ न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू बाय 1 माइनस न्यू बाय सी। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, देन इट अपीयर्स टू एमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू बाय 1 माइनस न्यू v बाय c। नाउ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v is the velocity of observer, nu is the actual frequency of radiation emitted by the molecule, and nu dash is that frequency of radiation that is observed by the observer। ठीक है, दैट इज़ इमिटेड बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर, अब हमने ऑब्जर्वर का देखना है। ठीक है, अब इसमें जो मॉलिक्यूल है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो यहाँ प्लस का साइन है, इसमें जो मॉलिक्यूल है ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है तो इसमें माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको लर्न करनी है। अगर ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो ये दो इक्वेशंस आप लर्न कर सकते हैं। अब जो ये डिफरेंस है, दैट इज़ न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू डेल न्यू, न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू डेल न्यू, एंड दैट इज कॉल्ड डॉपलर ब्रॉडनिंग और डॉपलर शिफ्ट।
ठीक है। सो न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू डेल न्यू एंड दैट इज नोन एज डॉपलर ब्रॉडनिंग और डॉपलर शिफ्ट। इसको डॉपलर ब्रॉडनिंग और डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। सो डिटेक्टेड स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम ऑल रिजल्टिंग डॉपलर शिफ्ट। तो ये तीन जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये डॉपलर शिफ्ट की वजह से ऑब्जर्व हुई हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑल्सो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो डॉपलर ब्रॉडन्ड स्पेक्ट्रल लाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है। नाउ जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो लाइन है वो ब्रॉड हो रही है। ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे पता है T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। जो टेम्परेचर है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, T1 से T2 से T3 जाने में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लाइन और ज़्यादा ब्रॉड होती जा रही है। ठीक है। मतलब डेल म्यू की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। नाउ डेल म्यू की वैल्यू ये भी होती है, तो ये इक्वेशन भी आप ध्यान में रख लेना डॉपलर ब्रॉडनिंग में लिखने के लिए। हेंस अगर हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना है मैक्सिमम शार्पनेस का तो हम ज़्यादा टेम्परेचर पे तो नहीं करेंगे, हम वो लो टेम्परेचर पे करेंगे क्योंकि हायर टेम्परेचर पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी ब्रॉडनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। सो लो टेम्परेचर पे हम स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करेंगे। नंबर 2 इज़ लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। अब लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग क्या होती है? ये सारे मॉलिक्यूल्स में होती है, गैसियस, लिक्विड्स, सॉल्यूशंस में। ठीक है। लेकिन जो डॉपलर ब्रॉडनिंग थी वो हमारे पास गैसियस सैंपल्स के लिए थी सिर्फ, लेकिन जो लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग है वो गैसियस, लिक्विड्स और सॉल्यूशंस तीनों के लिए है। ठीक है। चेंजिंग विद टाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई द एनर्जीज ऑफ ऑल द लेवल्स एग्जैक्टली। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है तो किसी भी जो एनर्जीज़ हैं लेवल्स की वो उनको एग्जैक्टली नोट करना मुश्किल होता है। तो जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ पे मिलेगा। तो अगर हमें स्पेक्ट्रा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ पे मिलेगा तो जो ग्राफ मिलेगा वो ब्रॉडन्ड मिलेगा। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू शार्प, क्योंकि एनर्जी अलग अलग हैं। किसी भी जो लेवल है उसकी एनर्जी हमें एक ऑब्जर्व नहीं होती, हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व होती है। ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट है कि किसी एनर्जी लेवल की जो हम एनर्जी है वो हम एग्जैक्टली नोट कर पाएँ। ठीक है। ऑन एन एवरेज ए सिस्टम सर्वाइव्स इन अ स्टेट फॉर द टाइम टो। एवरेज हम बोल सकते हैं कि जो एक सिस्टम है वो कितने टाइम तक सर्वाइव करता है। सिस्टम सर्वाइव्स इन अ स्टेट फॉर टाइम टो तक सर्वाइव करता है, कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट। ठीक है। जो एक सिस्टम है वो टाइम टो के लिए सर्वाइव करता है, कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट। इसको हम क्या बोल देते हैं? लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट। ठीक है। then its energy levels are blurred to an exact del E. Now tau is the lifetime of that energy level or state and del E is the blurriness, जो मतलब हम error note करते हैं उस energy level में, उस energy level की energy में, that is represented by del E. So del E is equal to h by 2 pi into tau and tau is the lifetime of that energy level. Del E is the error in the energies of that energy levels and h by 2 pi is represented by h cut and h cut by tau. Now this seems to be similar to the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle क्या होता है? del x dot del px is always greater than h by 2 pi, h cut by 2 पाई, और या फिर एच कट को हम क्या लिख देते हैं? h बाई 2 पाई, तो h बाई 4 पाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। ठीक है। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज क्या बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है। एग्जैक्टली तो सेम इसमें भी ऐसा है कि हम उसकी लाइफ टाइम और उसकी जो एनर्जीज़ हैं उनको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग क्या होती है उसके बारे में बताओ, या फिर कभी कभी ये पूछ देते हैं कि जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके सिमिलर एक ब्रॉडनिंग है या प्रिंसिपल है तो उसको एक्सप्लेन करो। तो तुमने डायरेक्ट लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग को एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वांटिटी डेल ई और डेल म्यू बार इज कॉल्ड लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। ठीक है। तो डेल ई और डेल म्यू बार को हम क्या बोल देते हैं? लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। ठीक है। सो डेल ई और डेल म्यू बार इज कॉल्ड लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2।
इक्वेशन 4 से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ, दैट इज शॉर्टर द लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, ग्रेटर इज द ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। कि शॉर्टर होगा अगर लाइफ टाइम स्टेट्स का इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, ग्रेटर द ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो लाइफ टाइम जितना कम होगा स्टेट्स का उतनी ज़्यादा ब्रॉडनिंग होगी स्पेक्ट्रल लाइंस में। ठीक है, लाइफ टाइम कम होगा तो डेल ई ज़्यादा होगा, यानी एरर इन द एनर्जीज ऑफ एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, मतलब हमें अलग अलग एनर्जीज ऑब्जर्व होंगी एनर्जी लेवल्स की। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो अलग अलग एनर्जीज पे बनेगी, तो उसकी ब्रॉडनिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कहना चाहता है ये इस पॉइंट से। ठीक है, सो शॉर्टर द लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, ग्रेटर इज द ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। एज नो एक्साइटेड स्टेट हैज़ इनफाइनाइट लाइफ टाइम, किसी भी एक्साइटेड स्टेट का इनफाइनाइट लाइफ टाइम तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर टो इनफाइनाइट होता तो डेल ई ज़ीरो होता, मतलब सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी हमें एग्जैक्टली नोट कर पाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एज नो एक्साइटेड स्टेट हैज़ इनफाइनाइट लाइफ टाइम, ऑल द स्टेट्स आर सब्जेक्टेड टू सम लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग, तो उसमें लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग मिलेगी ही मिलेगी। मेन रीज़न फॉर फाइनाइट लाइफ टाइम्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज़ द, अब जो एक्साइटेड स्टेट हैं उनके फाइनाइट लाइफ टाइम होने का मेन रीज़न क्या है, दैट इज़ द कोलिजन बिटवीन द मोलिक्यूल्स और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नाउ मीन टाइम बिटवीन द कोलिजन कॉल्ड कोलिजनल लाइफ टाइम इज टो कोलिजन। ठीक है, अब जो मीन टाइम है बिटवीन कोलिजन कॉल्ड कोलिजनल लाइफ टाइम इज कॉल्ड टो कोलिजन। देन द विड्थ ऑफ द रिजल्टेंट लाइन कॉल्ड द कोलिजनल लाइन विड्थ इज दिस। ठीक है, तो अब जो कोलिजन है, मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन हो या वॉल्स के साथ कोलिजन हो, ठीक है, अब दो कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिजनल टाइम। ठीक है, और इसको हम कोलिजनल लाइफ टाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कोलिजनल लाइफ टाइम के कोरस्पोंडिंग हम जो डेल ई नोट करते हैं उसको हम बोल देते हैं कोलिजनल लाइन विड्थ। सो डेल ई कोलिजनल इज इक्वल टू h/2 टो कोलिजनल। ठीक है, नाउ टो कोलिजन इज द कोलिजनल लाइफ टाइम एंड दैट इज इक्वल टू h कट बाय टो कोलिजन। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 5। अगर हम गैसियस सैंपल की बात करें तो अगर कोलिजनल लाइफ टाइम को अगर हम इंक्रीज़ करें, कोलिजनल लाइफ टाइम को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, कोलिजनल लाइफ टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो ब्रॉडनिंग क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। हेंस ब्रॉडनिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वर्किंग एट लो प्रेशर। कोलिजनल लाइफ टाइम इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में जो कोलिजन हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा कब लगेगा, जब हम उस कंटेनर पे लो प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम लो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होंगे, और अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होंगे तो एक दूसरे के साथ कोलाइड होने में उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो टो कोलिजन क्या है, इंक्रीज़ होगा, और अगर टो कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो कोलिजनल ब्रॉडनिंग क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें ब्रॉड मिलती थी वो हमें क्या मिलेगी, शार्प मिलेगी। तो आप ये पढ़ लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं।